बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछले 10 वर्षों में। और ये बहुत ही अफ़सोस की बात है आज देश में कि जिस तरह से लोकतंत्र पे बार-बार हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है धर्म का इस्तेमाल करके, और ध्रुवीकरण करने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार हो रहा है। जो कि प्रधानमंत्री जी का काम होता है कि वो सभी धर्मों को एक भाव से देखें, एक नज़र से देखें, लेकिन वो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही धर्म का इस्तेमाल करके वोट मांगेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके पार्टी के लोग भी मांगें। तो ये बड़ी एक दुखदाई चीज़ है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आर.के. सिंह जी अभी प्रचार कर रहे थे अपने क्षेत्र में और उनको हुट आउट किया गया और उनको अपने संसदीय क्षेत्र से कहा गया कि आप चले जाइए क्योंकि आपने विकास के कार्य नहीं किए हैं। तो जो व्यक्ति जो खुद विकास का काम नहीं किया है वो दूसरे पे आक्षेप कैसे लगा सकता है? और दूसरा, जो ये बार-बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस में चेहरा नहीं है, तो आप याद कीजिए 2004 का चुनाव, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इंडिया शाइनिंग का स्लोगन लेकर के वो जनता के बीच में गए थे, और किस तरह से भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और वाजपेयी जी के इंडिया शाइनिंग को नकारा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने और सफलतापूर्वक देश को 10 वर्षों में चलाया। पूरे दुनिया में समझिए आप कितने वो सफल प्रधानमंत्री थे कि पूरी दुनिया में जब रिसेशन ने अटैक किया तो भारत को रिसेशन उस वक्त छू भी नहीं पाया और बड़ी सफलता से रिसेशन से देश का रिसेशन का असर नहीं पड़ने दिया देश पर। तो ये इनका एक माहौल बनाने का तरीका है कि ये कहते हैं कि चेहरा नहीं है। इससे देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास प्रधानमंत्री जी लगातार करते रहते हैं। और देश का इतिहास बताएगा कि जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली है तो कितनी बार शपथ ग्रहण हुआ है, ये प्रधानमंत्री जी खुद ही बताएं। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये देश का इतिहास गवाही देगा कि जब कांग्रेस ने संभाली है तो स्थिर सरकार हमने देश को दिया है और आगे भी देंगे हम, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, गठबंधन को बदनाम करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि इतिहास गवाही देगा, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि 1947 से जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, और नेहरू जी ने जब देश की सत्ता संभाली थी तो देश में क्या था? अंग्रेज जब देश से गए तो उन्होंने देश में कुछ छोड़ा नहीं, एक सुई बनाने का फैक्ट्री नहीं था। और उसके बाद नेहरू जी ने वहाँ से देश को लेके आगे आए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें बनी, इसरो का निर्माण हुआ, बहुत जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं उसमें 90 to 95% चीज़ें जो हैं वो कांग्रेस के द्वारा ही बनाई गई थी। आज उन्हीं चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। देश के जितने भी संस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई 7 चरणों में मतदान होना है, 2 चरण हो गए हैं, तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। दिल्ली से कई कद्दावर नेता हर पार्टियों के पहुंच रहे हैं, लेकिन एक पार्टी है गठबंधन, जिसको कहते हैं महागठबंधन या इंडी गठबंधन। बड़े बड़े नेता हैं, इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत कम ही नजर आ रहे हैं, लेकिन चरणबद्ध तरीके से जो नेता पहुंच रहे हैं बिहार के सरजमीन पे, कई तरह के बयान दे रहे हैं और इन्हीं बयानों के जो तासीर है वो इतने अब गर्म दिख रहे हैं कि लोग इन बयानों को लेकर कई तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से बयान भी जारी हो रहे हैं। अब आरा के जो सांसद हैं आर.के. सिंह जी, उन्होंने कल बयान दिया है, कहा है कि भाई कांग्रेस का कोई नेता ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है, कांग्रेस पर भरोसा है कहाँ लोगों को। कई ऐसे सवाल खड़े किए गए हैं, प्रधानमंत्री के भी बयानों पर सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन आज इन्हीं सवालों को हम टटोलते हुए कांग्रेस के जो युवा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान जी, उनके पास आए हैं। आदित्य पासवान जी हालांकि अभी थोड़े दूसरे माहौल में हैं, कुछ दिन पहले ही इनकी माताजी स्वर्गवासी हो गई। तो सीधा हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे आदित्य पासवान जी से। आदित्य पासवान जी, सबसे पहले तो हम बड़ा ही खेद व्यक्त करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आपके साथ अभी ये परिस्थिति है, फिर भी आप समय निकाल रहे हैं हमारे लिए। उम्मीद करते हैं माताजी को भगवान अपने श्री चरणों में जगह दिए होंगे। क्या लग रहा है आदित्य पासवान जी, कैसा माहौल है कांग्रेस का? आर.के. सिंह कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो कोई चेहरा ही नहीं है। कैसे आप 2024 के समर को जीतने की बात करते हैं? आप भी कम बात नहीं किया। आप ये जो 400 का जो नारा है, इसमें कहीं भी टिकेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो है कि 400 का जो नारा है ये तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का एक मनोवैज्ञानिक खेल है कि वो मनोवैज्ञानिक तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारा गठबंधन जो है उसमें खासकर विशेष कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी उसकी गठबंधन की हमारे सबसे आगे हम हैं,
वो देश के जो आज मुद्दे हैं, जो हर लोगों से जिसका संबंध है, जो आम जनता से जिसका संबंध है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि देश में जो आज महंगाई है, देश में जो आज सांप्रदायिक स्थिति बनी हुई है, देश का हर आदमी, जो हर छात्र हमारा जो बेरोजगारी से परेशान है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, तो उसकी चर्चा करते हैं हम। और उस चर्चा के माध्यम से ही हम लोगों के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से इस सरकार ने पावर का, सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है, वो लोग खुद भी देख रहे हैं और जान रहे हैं। आप याद कीजिए कि जब कोविड का दौर आया था तो बिना किसी तैयारी के किस तरह से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। और आज हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से कोविशील्ड के बारे में जो रोज़ नई जानकारियाँ आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें हुई हैं जो गलत हैं। सत्ता के मद में चूर सरकार ने ऐसा काम किया है। आज देश का हर छात्र जो पढ़ के निकलता है, वो सरकार की तरफ देखता है कि उसे रोज़गार मिल पाए, लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा है और वो कुछ छोटे मोटे काम करने को मजबूर है। दलित उत्पीड़न के बाद देखिए, महिलाओं पे उत्पीड़न के बाद देखिए, तो सब तरफ से माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछले 10 वर्षों में। और ये बहुत ही अफसोस की बात है देश में कि जिस तरह से लोकतंत्र पे बार बार हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, धर्म का इस्तेमाल करके, और ध्रुवीकरण करने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार हो रहा है। जो कि प्रधानमंत्री जी का काम होता है कि वो सभी धर्मों को एक भाव से देखें, एक नज़र से देखें, लेकिन वो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही धर्म का इस्तेमाल करके वोट मांगेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके पार्टी के लोग ही मांगें। तो ये बड़ी एक दुखदाई चीज़ है। और ये इसका जवाब मुझे लगता है कि जनता 2024 के चुनाव में पूरी तरीके से दे रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ध्रुवीकरण करने का प्रयास बार बार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता इसको देख रही है, जनता समझ रही है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, आईएएस से नेता बने हैं आर.के. सिंह, जो आरा के वर्तमान सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हम एक कड़क जो प्रशासनिक अधिकारी है उस रूप में कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, कांग्रेस को भी देखा है, समझा है। कांग्रेस के बाद कोई चेहरा ही नहीं है। अगर चेहरे की बात करें तो कोई उस लायक चेहरा नहीं है जो भारत के सत्ता पर काबिज हो, भारत को हैंडल कर सके, भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। देखिए, इनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आर.के. सिंह जी अभी प्रचार कर रहे थे अपने क्षेत्र में और उनको हुट आउट किया गया और उनको अपने संसदीय क्षेत्र से कहा गया कि आप चले जाइए क्योंकि आपने विकास के कार्य नहीं किए हैं। तो जो व्यक्ति जो खुद विकास का काम नहीं किया है, वो दूसरे पे आक्षेप कैसे लगा सकता है? और दूसरा, जो ये बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस में चेहरा नहीं है, तो आप याद कीजिए 2004 का चुनाव, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इंडिया शाइनिंग का स्लोगन लेकर के वो जनता के बीच में गए थे, और किस तरह से भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और वाजपेयी जी के इंडिया शाइनिंग को नकारा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने और सफलतापूर्वक देश को 10 वर्षों में चलाया। पूरे दुनिया में समझिए आप कितने वो सफल प्रधानमंत्री थे कि पूरी दुनिया में जब रिसेशन ने अटैक किया तो भारत को रिसेशन उस वक्त छू भी नहीं पाया और बड़ी सफलता से रिसेशन से देश का रिसेशन का असर नहीं पड़ने दिया देश पर। तो ये इनका एक माहौल बनाने का तरीका है कि ये कहते हैं कि चेहरा नहीं है। चेहरे तो बहुत है, कांग्रेस में इतने चेहरे हैं और जिस तरह से हमने आज़ादी के बाद देश को सफलतापूर्वक चलाया है और इसी का परिणाम है कि आज देश यहाँ पे है। तो कांग्रेस पार्टी ने तो बनाया है देश के लिए और उसी संस्थाओं को आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेचा जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं, तो ये जनता समझ रही है इस चीज़ को। तो क्या लगता है, जो ये कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है, तो आप कह रहे हैं चेहरे तो बहुत हैं। आपके अनुसार अगर मान लिया जाए कांग्रेस को बहुमत मिलती है, जनता बहुमत देती है कांग्रेस को, तो चेहरा कौन हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए? ये तो गठबंधन हमारा है, एक दल का गठबंधन नहीं है, विभिन्न दल हैं। तो ये तो चुनाव के बाद ही फैसला होगा कि गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है एंड आई एम वेरी श्योर कि जब कांग्रेस ने देश की सत्ता संभाली है तो देश में अमन, चैन और पीस रहा है और आगे भी वैसे ही रहेगा। आज जो जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल करके धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, तो ये देश के लिए सही नहीं है, देश की नींव को कमज़ोर कर रहा है। आने वाली जो हमारी अभी की नस्ल जो है या जो हमारे पीछे जो नस्ल आएगी, वो जो एक्चुअल चीज़ें हैं देश के बारे में उसकी जानकारी नहीं उनको मिलेगी और धर्म के आधार पे वो वोट करेंगे, तो वो आने वाला समय देश के लिए सही नहीं होगा। वो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई अगर इंडी गठबंधन की तरफ से कोई सरकार बनती है तो भाई 5 साल गुजर जाएंगे शपथ लेने में ही, चूंकि टर्म बाई टर्म प्रधानमंत्री बदलेंगे देश के।
तो मैंने बताया ना कि ये तो मनोवैज्ञानिक तरीके से देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास प्रधानमंत्री जी लगातार करते रहते हैं। और देश का इतिहास बताएगा कि जब जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली है तो कितनी बार शपथ ग्रहण हुआ है, ये प्रधानमंत्री जी खुद ही बताएं। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये देश का इतिहास गवाही देगा कि जब जब कांग्रेस ने संभाली है तो स्थिर सरकार हमने देश को दिया है और आगे भी देंगे हम। आगे भी देंगे। लेकिन कुछ दिन पहले ही ये बात आई थी कि भाई 6-6 महीने करके या साल भर करके प्रधानमंत्री रहेंगे इंडिया गठबंधन से। वो बात आप इनकार कर रहे हैं, नकार रहे हैं? ये मुझे लगता नहीं है कि इन बातों की चर्चा जनता के बीच होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए। ये क्या होगा नहीं होगा और हमारे इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में किस तरह से सरकार चलेगी वो देश देखेगा। और देश पहले भी देखा, जैसे मैंने कहा आपको कि ये सब बातें एक प्रपंच है, एक प्रोपेगेंडा है विपक्ष को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, गठबंधन को बदनाम करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि इतिहास गवाही देगा, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि 1947 से जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, और नेहरू जी ने जब देश की सत्ता संभाली थी तो देश में क्या था। अंग्रेज जब देश से गए तो उन्होंने देश में कुछ छोड़ा नहीं, एक सुई बनाने का फैक्ट्री नहीं था। और उसके बाद नेहरू जी ने वहाँ से देश को लेके आगे आए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें बनी, इसरो का निर्माण हुआ, बहुत जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं उसमें 90-95% चीज़ें जो हैं वो कांग्रेस के द्वारा ही बनाई गई थी। आज उन्हीं चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। देश के जितने भी संस्थान हैं जो कांग्रेस पार्टी और पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया और मजबूती से चलाया, उसको निजीकरण कर दिया गया और प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। और उसका एक तार आरक्षण से भी जुड़ता है कि जो पहले आरक्षित वर्ग जो हमारा है वो इन सभी संस्थानों में नौकरियां उन्हें मिलती थी, आरक्षण का लाभ मिलता था। तो निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को भी वहाँ कमज़ोर कर दिया गया। और आप देश में देखिए सभी जगह कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां आज निकाली जा रही है, पेंशन का सिस्टम ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो ये किस पर आक्रमण हो रहा है, किस चीज़ पर हो रहा है? ये सीधा सीधा आक्रमण जो है देश के युवाओं पर हो रहा है जो रोज़गार की तलाश में हैं। और जो आरक्षण का लाभ जिन्हें मिलता था, आरक्षण के कारण जिन्हें नौकरियां मिलती थी, वो आरक्षण अब लागू वहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि निजीकरण हो गया। और स्वाभाविक है, निजीकरण जब होगा तो निजीकरण में वो लोग अपने हिसाब से नौकरियां देंगे, तो आरक्षण तो स्वतः कमज़ोर हो गया। तो आरक्षण को हटाने का किसी को ज़रूरत नहीं है। वो आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी और चतुराई से कमज़ोर किया है। आरक्षण को अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा। किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान और आरक्षण को डायरेक्ट सीधे तौर पे कमज़ोर कर सके। वो पिछले दरवाजे से ही कमज़ोर कर सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से किया है और ये देश समझ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में जवाब इसका मिलेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आदित्य पासवान जी बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि भाई कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है या कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है। तो भाई स्पष्ट हो गया है, पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चेहरे भी हैं और अभी भी उतना ही दमखम के साथ कांग्रेस इस पूरे समर में अपने प्रतिद्वंदियों से सामना करने के लिए तैयार है। तो देखते हैं भाई 7 चरणों में ये चुनाव है, 7 चरणों के बाद जो इसका फलसफा है वो कैसा होता है और आदित्य पासवान जी की बातों में कितनी सच्चाई होती है, जिन्होंने इतना निचोड़ करके जो सारे जगहों से बात कही है कि भाई ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो पीछे के दरवाजे से ये काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, ये कितना सच साबित होता है। तो चलिए फिल वक्त इतना ही, और भी बातें इनसे हम तब करेंगे जब 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।